तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज से हमारा सुपर बोर्ड नोट सीरीज का क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 इस क्लास का है। इस सीरीज का सुपर बोर्ड नोट सीरीज का आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण को पहले देखेंगे। ठीक, तो देखिए सुपर बोर्ड नोट्स में हम लोग जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उन सभी को देखेंगे इस चैप्टर में, जैव प्रक्रम एवं पोषण में। ठीक, इसमें 1-2 लेक्चर लग सकता है। ठीक, मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर में हर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सब बता देंगे। ठीक, अगर अभी तक आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये बैच बिल्कुल फ्री है। सुपर बोर्ड नोट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सअप का, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। सभी मटेरियल वहीं पर प्रोवाइड होगा, या फिर पिन कमेंट में भी लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में। सभी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड होगा। ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, ऑफ कॉस्ट जब फ्री है सुपर बोर्ड नोट सीरीज। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 को, आज से ही क्लास स्टार्ट हो रहा है हमारा, इसलिए आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। बायोलॉजी चैप्टर 1 है, जैव प्रक्रम एवं पोषण का। ठीक, तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग जैव प्रक्रम एवं पोषण को देखेंगे, बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। इससे पहले आप लोग फटाफट अपने इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग पैसे देकर बैच नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री बैच है, सुपर बोर्ड नोट सीरीज का बिल्कुल फ्री है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक, हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए पहला प्रश्न इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है, स्वयं पोषी तथा विषम पोषी में क्या अंतर है। ठीक, इस चैप्टर का प्रश्न है सबसे पहला कि स्वयं पोषी तथा विषम पोषी में क्या अंतर है। तो लिखेंगे पहले ऐसे 2 डायग्राम बना देंगे, इधर एगो विषम पोषी लिखेंगे, इधर समपोषी। ठीक, एक तरफ समपोषी एक तरफ विषम पोषी लिखेंगे। ठीक, अब देखिए स्वयं पोषी किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी कहा जाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे तथा कुछ शैवाल, कुछ प्रोकैरियोटिक शैवाल। ठीक, तो स्वयं पोषी की तो परिभाषा आप जानते ही होंगे कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। अब विषम पोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उसे विषम पोषी कहा जाता है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी जितना हो गया ना, हम लोग खुद नहीं खाना बनाते हैं, जबकि फसल लाते हैं काट के पेड़ पौधों से, आम लाते हैं पेड़ पौधों से काट के, वही फिर खाते हैं। ठीक, तो हम लोग स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, भले उसको पकाते ज़रूर हैं लेकिन बनाते नहीं हैं। ठीक, भोजन को बनाता कौन है, हरे पेड़ पौधे, कुछ शैवाल होते हैं जो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक, तो याद हो गया। पहला प्रश्न था कि स्वयं पोषी तथा विषम पोषी में क्या अंतर है, तो आप लोग लिख दीजिएगा स्वयं पोषी और विषम पोषी में अंतर। स्वयं पोषी क्या है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरा पेड़ पौधा। विषम पोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लाया जाए। आप लोग हम तैयार हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को लाया जाए, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्वाद कलिकाएँ क्या है, व्हाट इज टेस्ट बड्स। देखिए स्वाद कलिकाएँ क्या है, तो लिखेंगे स्वाद कलिकाएँ आपकी जीभ और मुंह में पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं हैं, जो आपको विभिन्न स्वादों का अनुभव कराने में मदद करती है। ये कलिकाएँ जीभ की सतह पर छोटी छोटी गांठों के रूप में होती है। यह स्वाद कलिकाएँ में स्वाद ग्रहण करने की वाली कोशिकाएं होती है, जो भोजन या पेय पदार्थ मतलब कि जितना भी लिक्विड हो गया ना, दूध हो गया, जूस हो गया, पानी हो गया, उन सभी का पेय पदार्थ में मौजूद रासायनिक पदार्थों को पहचानती है। ठीक, तो पूछा जाएगा परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न दे रहे हैं आपको, जितना भी दे रहे हैं। स्वाद कलिकाएँ क्या है, तो लिखेंगे आपकी जीभ और मुंह में, या फिर हमारे जीभ और मुंह में पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जो विभिन्न स्वादों का अनुभव कराने में मदद करती है। यह कलिकाएँ जीभ की सतह पर छोटी छोटी गांठों के रूप में पाई जाती है। इसमें स्वाद ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती है। बस ठीक, इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक, आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर अगला लाया जाए 3। आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो फटाफट इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, फटाफट जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं उतना सारा शेयर कर दीजिए। कम से कम एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, कम से कम एक मित्र के पास, क्योंकि हमने आपके लिए बिल्कुल ये फ्री लाया है सुपर बोर्ड नोट सीरीज, जिसमें आपको पूरा सुपर क्वेश्चंस दे रहे हैं बोर्ड के लिए। तो आप लोग एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक, यहाँ व्याख्या करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए यहाँ व्याख्या करने के लिए कह रहा है, प्रमाणित करने के लिए नहीं कह रहा है।
क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछता है। अगर यहाँ कहा था ना प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, तो इसके लिए मंड परीक्षण वाला जो प्रयोग होता है ना वो दिखा देते हैं कि एक पत्ती होता है, पत्ती पे एल्कोहल घोला जाता है, स्टार्च का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार का, मतलब कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है। प्रयोग द्वारा दर्शाने के लिए नहीं कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बल्कि कह रहा है व्याख्या करना है। व्याख्या करना में कोई चित्र उत्र का जरूरत नहीं पड़ता है। व्याख्या करना मतलब कि आपको इसके बारे में डिफाइन करना, बताना इसके बारे में आपको क्या क्या पता है, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। ठीक, तो कैसे व्याख्या करेंगे, तो देखिए लिखेंगे, देखिए कह रहा व्याख्या करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो लिखेंगे, एकदम ध्यान से सुनिए, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, पहले इसका तो परिभाषा लिख देंगे, बता देंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है ना जी, क्योंकि 5 नंबर का ये प्रश्न है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसलिए ध्यान से। ठीक, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जिसमें पौधे, शैवाल तथा कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी यानी H2O से ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य यानी पिगमेंट है, एक हरा रंग द्रव्य है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक, तो क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, हरा पिगमेंट है। ठीक, हरा रंग द्रव्य है जो पौधों की पत्तियां और अन्य हरे भागों में पाया जाता है। जितना भी पौधों में हरा भाग होता है सभी में पाया जाता है पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक, आप लोग एक बार खुद से पढ़िए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पढ़िए। खुद से क्या पढ़ेंगे आप पढ़ लिए। देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया, पहले प्रकाश संश्लेषण की हम लोग परिभाषा लिख देंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे तथा कुछ शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण कर अभिक्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करके ऑक्सीजन जल और ये क्या नाम है C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कह रहा है ना क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, ये तो आदि व्याख्या करना है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है, यानी हरा एक ग्रीन पिगमेंट है जो पौधों के पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में पाया जाता है। ठीक, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसे ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे अवशोषित कर लेता है। कौन पिगमेंट हरा होता है ना, क्या नाम है, क्लोरोफिल। ठीक, जिसके बारे में व्याख्या करना है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उस प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या है, क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण के चरण, प्रकाश संश्लेषण का क्या क्या चरण होता है क्लोरोफिल में। ठीक, जब क्लोरोफिल ऊर्जा का अवशोषित करता है तो उसके बाद क्या क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ठीक, क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करता है, खासकर नीली और लाल तरंगदैर्ध्य वाली रोशनी को। जितना नीला लाल रंग का ज़्यादा, इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि सुबह और शाम के समय ज़्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण, पौधे भोजन ज़्यादा खाना बनाते हैं, क्योंकि सुबह में भी सूर्य का लाल रंग का किरण ज़्यादा आता है, शाम में भी लाल रंग का किरण ज़्यादा आता है, सूरज लाल दिखाई देता है। इसलिए क्योंकि जो पिगमेंट है, क्या नाम है इसका, क्लोरोफिल, वो नीला और लाल रंग से ज़्यादा खाना बनाता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग से। ठीक, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लाल रंग की उपस्थिति में खाना बनाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक, तो लाल तरंगदैर्ध्य वाली रोशनी को, यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण में इस्तेमाल होता है। ठीक, जब प्रकाश संश्लेषण से के लिए ऊर्जा अवशोषित करता है क्लोरोफिल, तो जो पहला चरण होता है प्रकाश संश्लेषण में, उस पहला चरण में इस ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक, अगला क्या करता है ये, अगला रासायनिक प्रतिक्रियाओं को आरंभ करता है। रासायनिक अभिक्रिया जितना भी होता है ना पौधों में, उसको आरंभ करता है कौन, क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल प्रकाश के अवशोषित करता है तो वह ऊर्जा का उपयोग करके जो जल होता है के अणुओं को ऑक्सीजन O2 और हाइड्रोजन में विभाजित कर देता है। ठीक, तो क्या करता है,
जो क्लोरोफिल होता है पहले तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर उसी ऊर्जा के कारण जो जल होता है H2O इसको विभाजित कर देता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है वो कहाँ से होता है। आपसे ऑप्शन में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होता है या फिर जल से मुक्त होता है, तो मारिएगा जल से। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी है CO2, O2 है ना जी, तो वहाँ भी ऑक्सीजन है, जल में भी ऑक्सीजन है, लेकिन O2 से नहीं मुक्त होता है, जल से मुक्त होता है। क्योंकि जब जो पेड़ का हरा रंग का पत्ता है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करते समय प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उसी वजह से उसमें इतना ऊर्जा होता है कि जल को अलग अलग तोड़ देता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। हमारे पास अभी इतना नहीं आया है टेक्नोलॉजी कि हम जल को अलग अलग भागों में तोड़ दें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगा ना तो जितना भी खारा पानी है सब शुद्ध कर दिया जाएगा, शुद्ध हो सकता है। अलग अलग तोड़ने के बाद ऑक्सीजन की भी कभी कमी नहीं होगा। जितना इतना सारा जल है, जल का तोड़ देगा, समुद्र में जितना सारा जल है सबको तोड़ देगा तो ऑक्सीजन की कभी कमी होगा जी? नहीं ना। तो यही है कि जो हरे रंग का पेड़ पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में यह पाया जाता है कि वह जल को तोड़ देता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ठीक, विभाजित कर देता है। यह प्रक्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है। इसका परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इसी में से जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन को तोड़ता है, जो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन चल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्लूकोज बना लेता है। ठीक, समझ गए। यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है, प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया, तो इसका आंसर लिखिएगा, आप कुछ लिखिएगा। जब क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है तो वह ऊर्जा का उपयोग करके जल के जो अणु होता है उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजित कर देता है। इसी को प्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, समझ गए। प्रकाशीय अभिक्रिया को भी यहाँ पर एक और 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्लीट हो रहा है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और जब 2 नंबरिया क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें 1 नंबरिया क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। ठीक, लेकिन खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना तो खाली पास हो सकते हैं, टॉप करने का सपना ही भूल जाइएगा। ठीक, पूरा बनाने का सपना ही भूल जाइएगा। ठीक, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पे कम और सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पे तो आपको बहुत सारा टीचर ध्यान देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहे हैं। आप लोग एकदम 100% कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिएगा और एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक, देखिए अब आगे क्या होता है। दूसरा तो हो गया कि रासायनिक प्रतिक्रिया आरंभ हो जाता है। उसमें जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देता है। पहले तो सूर्य के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, उसको ऊर्जा में बदल देता है। कौन? क्लोरोफिल। क्योंकि यही व्याख्या करना है, बताना है, इसके बारे में भाषण देना है, क्लोरोफिल क्या क्या करता है अंदर। अब आगे चलिए, आगे करता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या करता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन? क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा को ATP और NADPH जैसे ऊर्जा वाहक अणुओं में बदल दिया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण जिसे कैल्विन चक्र कहा जाता है उसमें उपयोग होता है। ठीक, तो पहला तो प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है जल से। ठीक, दूसरा क्या करता है अगला, फिर क्या करता है क्लोरोफिल। फिर क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जितना भी ऊर्जा होता है ना उसको ATP में जमा हो जाता है। ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण के अगले चरण में उपयोग होता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक, देखिए ये आप लोग सोच रहे हो कैल्विन चक्र क्या है, ये सब क्या नया नया चीज़ आ रहा है। तो देखिए हम आपको क्लास 10th के लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ये हम दिए हैं आपको ग्रेजुएशन लेवल पे, 12th लेवल पर ये क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। ठीक, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा अगर आपको ज़्यादातर नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें कि क्या क्या बता रहे हैं। पिगमेंट के बारे में पहले से जानवे नहीं करते थे तो ये तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। हरा पिगमेंट है यानी कि रंग द्रव्य है क्लोरोफिल। ठीक, और फिर इधर आपको बताएं कि कैल्विन चक्र शुरू होता है। तो आप लोग सोच रहे हो ये नया शब्द है, कैल्विन चक्र तो है नहीं सिलेबस में। तो हाँ, ये नया शब्द है क्योंकि हम आपको बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। बाकी सब आपको क्लास 10th के लेवल पर मिल जाएगा। ठीक, बाकी सब का क्वेश्चन हम क्लास 10th के लेवल पर दिए हैं, लेकिन इसको हायर लेवल पर दे दिए हैं। तो आप लोग इसमें क्या क्या लिखेगा, जब व्याख्या करने के लिए पूछेगा कि क्लोरोफिल आवश्यक है कि व्याख्या करें प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो पहले तो प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन लिख दीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है। उसके बाद लिखिएगा, नीचे लिख दीजिएगा डेफिनेशन लिखने के बाद इस प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश संश्लेषण से पहले डेफिनेशन लिख दिए हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, इसमें क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक होता है, जो
पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल एक हरा रंग का पिगमेंट है, यानी रंग द्रव्य है, ठीक, जो हर पौधे के हर हरे भाग में पाया जाता है। इतना इधर लिख दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। उसके बाद लिखिएगा कि क्लोरोफिल के लिए क्या महत्व है प्रकाश संश्लेषण में, क्लोरोफिल का क्या क्या उपयोग है प्रकाश संश्लेषण में, क्या क्या महत्व है, क्या क्या करता है, उसी के बारे में व्याख्या करना, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक। तो पहला क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, उसको ऊर्जा के रूप में बदलता है। दूसरा रासायनिक प्रतिक्रिया को आरंभ करता है, या फिर लिख दीजिएगा दूसरा पॉइंट देख के लिखिएगा। पहले पॉइंट देख लिखिएगा, पहले लिखिएगा क्लोरोफिल का महत्व प्रकाश संश्लेषण में क्या है। पहला पॉइंट देख के लिखिएगा कि प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर इसको ऊर्जा परिवर्तित करता है। इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद दूसरा में पॉइंट में लिख दीजिएगा कि यह रासायनिक क्रिया को आरंभ करता है, जिसमें जल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग में तोड़ देता है, अलग कर देता है। और फिर तीसरा में क्या लिखिएगा, तीसरा पॉइंट देख के लिख दीजिएगा कि जो क्लोरोफिल होता है इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, वह प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण के लिए ATP में जाकर जमा हो जाता है, ठीक। और फिर निष्कर्षता क्या निकलता है, निष्कर्ष लिखना जरूरी होता है क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है। तो निष्कर्ष लिखेंगे क्लोरोफिल के बिना पौधों सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल वो होता है जो प्रकाश सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करता है, और इस प्रकार वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पौधों को ग्लूकोज प्राप्त नहीं हो पाता, जो उनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और वे जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। निष्कर्ष तो कोई भी लिख सकता है, पूरा कथा लिखने के बाद इसके बारे में कह दीजिएगा कि अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर जो कार्य लिखे थे, पहला तो लिखे थे कि क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करेगा। अगर मान लीजिए गलती से अवशोषित भी कोई कर लिया, आके अलग पिगमेंट आके कर लिया, तो फिर उसको हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कौन तोड़ेगा। तो यही सब कर रहे हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो करेगा कौन ये सब काम। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ठीक। तो बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, पर कोई बात नहीं। आप लोग अपने खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो हम बीच में आपको शॉर्ट टर्म बताए हैं उस प्रकार से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो आप आज सोने से पहले इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। सोने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, पर कोई बात नहीं। इसमें आपका देखिए, इस प्रश्न के पढ़ने के बाद आपका दो प्रश्न क्लियर हो रहा है। पहला तो प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है, ये 2 नंबर यह प्रश्न क्लियर हो रहा है। 5 नंबर इसका हो गया, 2 नंबर इसका हो गया प्रकाशीय अभिक्रिया। और ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, जल से निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। तो 1 नंबर का ये हो गया, यानी 8 नंबर आपका क्लियर हो रहा है। इस सिर्फ ये एकलौता क्वेश्चन से आपका 8 नंबर क्लियर हो रहा है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर आपका क्लियर कर दे रहा है, ठीक। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को लाया जाए। आप लोगों ने इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिए हैं तो हम अब जरूर लाएंगे आपके लिए अगला प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न लाते हैं, खुशी चलिए आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है, ठीक। पैरामीशियम का आप लोग देखें हैं, एक चप्पल की तरह रहता है। इस प्रकार से चप्पल की तरह आपको हम बना कर दिखाते हैं पैरामीशियम का चित्र। पैरामीशियम इस प्रकार से रहता है, पैरामीशियम चप्पल की तरह रहता है। यहाँ पर से इसका भोजन आता है, ठीक। चप्पल की तरह होता है पैरामीशियम, ठीक। चलिए पैरामीशियम के बारे में जानते हैं, यह भोजन क्या कैसे करता है, ठीक। कह रहा है पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। तो देखिए ध्यान से समझिए कि पैरामीशियम में भोजन सिलिया की मदद से अंदर पहुंचता है। अब सिलिया क्या है, तो सिलिया पैरामीशियम के शरीर पे छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसा होता है। जैसे हम लोग के शरीर पे रोम होता है ना छोटा छोटा, वैसे सिलिया पैरामीशियम के शरीर पे छोटे छोटे बाल जैसा होता है, जो लगातार हिलते रहते हैं और पानी के साथ साथ भोजन के कणों को ओरल ध्रुव नामक नली में ढकेलते हैं। एक नली होता है पैरामीशियम में, उसमें ढकेलते हैं कि इसको पानी को भी और भोजन के कणों को भी उसमें ढकेलते हैं उसके नली में, ठीक। वहाँ से भोजन सीटोफेरिंग्स के माध्यम से अंदर जाकर फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल में भोजन का पाचन होता है और पोषक तत्व
सीटोप्लाज्म में अवशोषित होते हैं। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आप लोग इतना नहीं लिखना है क्योंकि ये भी लगता है हायर लेवल पर लिख दिया गया है। सीटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल, या आपको नहीं समझ में आ रहा हो इस हम क्या क्या बोल रहे हैं, तो हम देखिए इसको शॉर्ट टर्म हम समरी देते हैं कैसे लिखेगा, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए समरी देते हैं आपको कैसे लिखना है। लिखेंगे पैरामीशियम में भोजन सिलिया की मदद से पहुंचता है। सिलिया एक छोटे छोटे बाल की तरह की संरचना होती है जो पैरामीशियम के सतह पर पाया जाता है। इसमें हमेशा गति होती रहती है। इसी गति के कारण भोजन तथा जल पैरामीशियम में पहुंचते हैं। ठीक, पैरामीशियम पहुंचते हैं, यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक, इसी लगातार गति के कारण हिलते रहते हैं, जिसके साथ पानी और भोजन कणों को ओरल ध्रुव मत लिखिएगा, एक नली में ढकेलते हैं। ठीक, पैरामीशियम के अंदर ढकेलते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि क्लास 10th के बेसिस पे इतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो लिख दीजिएगा पैरामीशियम में भोजन सिलिया की मदद से पहुंचता है। सिलिया क्या है? तो सिलिया पैरामीशियम के शरीर पे छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है जो लगातार हिलते रहते हैं और पानी और भोजन के कणों को पैरामीशिया के अंदर प्रवेश करते हैं। बस यही पूछ रहा था, पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है? तो सिलिया की मदद से पहुंचता है, इतना लिख दीजिएगा। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने एक मित्र के पास अगर शेयर कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट कर दीजिए कि भैया शेयर कर दिए हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन को लाया जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन को लाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? ठीक, तो लिखेंगे, देखिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्योंकि यह उनकी जीवित रहने एवं वृद्धि करने और शरीर की सभी आवश्यक प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा का पोषक तत्व प्रदान करती है। पोषण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शरीर की कोशिकाओं के कार्य जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन को संचालित करने में होता है। आप लोग मात्र यहाँ तक भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, मात्र यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा? जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्योंकि यह उनकी जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खाना नहीं अनिवार्य है, जो खाना नहीं खाइएगा तो मृत्यु हो जाएगा। ठीक, वृद्धि करने, शरीर की सभी आवश्यकताओं को चलाने के लिए ऊर्जा का पोषक तत्व प्रदान करती है। ऊर्जा क्या जो जीवों के लिए पोषण होता है ना, वो हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक, पोषक से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शरीर की कोशिकाओं के कार्य जैसे श्वसन, पाचन और उत्सर्जन में किया जाता है। ठीक, अब इसके आगे आप लोग चाहते हैं तो आपको इसके आगे का जो है आप लोग इसको समझ जाइए। कह रहा इसके अलावा एक और इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इसके अलावा पोषण शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। पोषक तत्वों से शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इसके बिना जीव स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, वे जीवित नहीं रह सकते हैं, उनका तुरंत मृत्यु हो जाएगा नहीं खाना खाएगा था। इसलिए पोषण जीवों के लिए जीवन जीने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, आप लोग यहाँ सुन गए हैं। अब आपको समरी के रूप में लिख देना है पोषण जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो एक शॉर्ट के रूप में लिख देना है कि जीवों के लिए पोषण बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि पोषण जीवित रहने के लिए हमें वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक, पोषक तत्व से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम लोग परिवहन, उत्सर्जन, शोषण आदि में, पाचन आदि में उपयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए कि भैया समझ में आ गया है। और इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारा नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि दीर्घ रोम क्या है तथा इसके कार्यों को लिखें। ठीक, दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्यों को लिखना है। ठीक, तो देखिए लॉन्ग बोन्स, दीर्घ रोम क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5 नंबरीय प्रश्न है। ठीक, लेकिन ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। 2 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर में भी। तो इसके पहले हम लोग पैरामीशियम के बारे में जाने थे, उसके बाद हम लोग जाने कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अब दीर्घ रोम के बारे में जानना है तो आप लोग ध्यान से सुनिए दीर्घ रोम क्या है। इसके बारे में बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन भी होता है कि दीर्घ रोम क्या है। तो बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है ना कि मतलब कि गलत समझ होता है कि दीर्घ रोम छोटी
क्षुद्रांश के अंदर पाया जाता है। छोटी छोटी संरचना होती है, बाल के आकार का छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना होती है, तो वह दीर्घरोम नहीं होता है, वह गलत है। ठीक, अगर आप भी पहले से समझते थे कि वह दीर्घरोम कहलाता है। छोटी आंत के अंदर जो संरचना पाया जाता है वो दीर्घरोम होता है, तो आप लोग गलत समझ रहे हैं। ठीक, दीर्घरोम वो नहीं है। दीर्घरोम क्या है? दीर्घरोम एक हड्डी होती है। ठीक, दीर्घरोम देखिए, दीर्घरोम के बारे में लिखेंगे। दीर्घरोम वे लंबी हड्डियां होती है जो शरीर की लंबाई को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक, दीर्घरोम लंबी हड्डियां होती हैं। ठीक, इस पे हम बहुत सारा रिसर्च किए थे, ChatGPT, AI, गूगल सगरों रिसर्च किए थे इस क्वेश्चन के बारे में, दीर्घरोम के बारे में, तब जाके इसका एक आंसर तैयार हुआ है बढ़िया। ठीक, कि दीर्घरोम क्या है? तो वे लंबी हड्डियां होती है, लॉन्ग बोन्स, दीर्घरोम, जो शरीर की लंबाई को बढ़ाने के लिए मदद करती है। दीर्घरोम के कार्य किया गया, पहला है सहारा प्रदान करना, शरीर को सहारा देती है। दूसरा गति है, मांसपेशियों के साथ मिलकर गति में मदद करती है। तीसरा रक्त निर्माण, इस मौजूद अस्थि मज्जा में रक्त, बोन मैरो होता है ना, अस्थि मज्जा, उसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। चौथा होता है खनिज भंडारण, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों का भंडारण संग्रहण करती है। और पाँचवा संरक्षण, महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करती है, जैसे फीमर हड्डी, पैरों की नसों की रक्षा करती है। कौन? दीर्घरोम। ठीक, तो दीर्घरोम के ये सब कार्य हो गया। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो कार्य संहिता से लिख दीजिएगा। ठीक, पूछेगा दीर्घरोम क्या है, इसके कार्यों को लिखें तो लिख दीजिएगा दीर्घरोम एक लंबी हड्डी होती है जो शरीर की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है सहारा प्रदान करना, दूसरा कार्य है शरीर की मांसपेशियों में गति करना, तीसरा कार्य है रक्त का निर्माण करना, शरीर में जो मौजूद बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा, उसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। चौथा हो गया कि शरीर में, हमारे शरीर में खनिजों का भंडारण करना, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब खनिज हैं, इसका भंडारण करना। और पाँचवा हो गया हमारे शरीर के अंगों का संरक्षण प्रदान करना। ठीक, अगला क्वेश्चन लाया जाए आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। आपके प्रयोग द्वारा समझाना है, तो एक प्रयोग बता देंगे कि क्या क्या प्रयोग करना है। ठीक, तो ये 5 नंबर का प्रश्न है। आप लोग 100% एकदम रिफ्रेश हो जाइए, माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाइए इस प्रश्न के बारे में जानने के लिए। ठीक, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाद में पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको रिवीजिंग करने के लिए है। फिर आप जब नोट्स बनाइएगा ना, तो आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब खुद से नहीं बनेगा ना नोट्स, किसी भी प्रश्न का आंसर खुद से नहीं लिख पाइएगा, उसके बाद आप लोग मेरा आंसर देखिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से देख के आप यहाँ से बस थोड़ा सा मदद लीजिएगा, इसको पढ़िएगा पूरा। पढ़ने के बाद फिर आपका अपने नोट्स में तैयार कीजिएगा। ठीक, कैसे करना है फिर से बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉपी है। ठीक, आप चलेंगे नोट्स बनाने। नोट्स बनाने के लिए पहले आप लोग आइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा वीडियो का, सभी जितना भी है ना, जितना भी आपको PPT दिख रहा है सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको पढ़ना है। पूरा का पढ़ने के बाद पूरा आपका रिवीजिंग हो जाएगा। आप खुद से जाके यहाँ पर लिखना है कि चैप्टर 1 जय प्रक्रम अति महत्वपूर्ण प्रश्न सुपर बोर्ड नोट्स मिशन 10 टॉपर, ऐसे लिख दीजिएगा। या फिर इतना भी लिख दीजिएगा सुपर बोर्ड नोट्स क्लास 10th, ऐसे लिख दीजिएगा सुपर बोर्ड नोट्स क्लास 10th लिख दीजिएगा। उसके बाद हेडिंग देने के बाद पहला प्रश्न बायोलॉजी चैप्टर 1 का, बायोलॉजी चैप्टर 1 का पहले, उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन नंबर ये, फिर इसका आंसर खुद से लिखिएगा कि ये प्रश्न ये है, इसका आंसर नीचे खुद से लिखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फिर उसका भी आंसर आप नीचे से खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। और जब देखिएगा कि मात्र आप खुद से दो चार लाइन लिख पा रहे हैं, उसके बाद आपको आना है मेरे नोट्स पे, फिर गैलरी खोलिएगा, आपको वहाँ स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, उसमें जाके आप लोग नोट्स को पढ़िएगा, उसके बाद खुद से आंसर लिखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप नोट्स बनाइएगा, इससे आपको याद रहेगा। ठीक, और फिर बाद में रिवीजिंग करते रहिएगा। खास करके परीक्षा के समय आपको लिए रामबाण साबित होगा, परीक्षा के समय आपके लिए ये रामबाण साबित होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रयोग द्वारा समझाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो पहले लिखेंगे कि यह क्या है, तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यकता को साबित करने के लिए आप स्टॉर्च परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग में हम देखेंगे कि जिन पत्तियों को सूर्य का प्रकाश मिलता है वह प्रकाश संश्लेषित करती है और जिनमें स्टॉर्च का निर्माण होता है, जबकि बिना प्रकाश वाली पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक, तो ऐसे लिख दीजिएगा। पूछ रहा है प्रश्न के प्रयोग द्वारा समझाना है कि प्रकाश संश्लेषण के सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तो कहिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसे इस प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। फिर नीचे लिखिएगा आवश्यक सामग्री। पहले इस प्रयोग में क्या क्या सामग्री बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला सामग्री हो गया, एक हरा पौधा चाहिए जिससे मिनी प्लांट या कोई भी अन्य पत्तेदार पौधा। ठीक, फिर एगो कागज़ या एल्युमिनियम का फाइल चाहिए, या फिर एक काला कागज़ भी चलेगा। एगो धागा चाहिए, एगो बीकर चाहिए, एगो एथेनॉल यानी दारू चाहिए। ठीक, एल्कोहल एथेनॉल
एथेनॉल चाहिए, ठीक, एथेनॉल। फिर एल्कोहल अलग होता है, एथेनॉल अलग होता है, एथेनॉल चाहिए, ठीक। आयोडीन का घोल चाहिए, गर्म पानी चाहिए, एक स्टोव या हीटिंग प्लेट चाहिए, ठीक। इतना सामग्री लिख दीजिएगा कि एक हरा पौधा चाहिए, काला कागज़ चाहिए, धागा चाहिए, एगो बिकर यानी कि गिलास चाहिए, एगो एथेनॉल, एगो मतलब ना एथेनॉल कुछ डिब्बी एथेनॉल चाहिए, आयोडीन का घोल चाहिए, गर्म पानी चाहिए, अगर स्टोव चाहिए या गैस कुछ भी जिससे हीट कर सकते हैं, ठीक। अब प्रयोग विधि, प्रयोग में क्या क्या करना है देखिए। पहले पौधे को तैयार करना है। हरे पौधे की पत्तियों में एक को चुनें और उसका एक हिस्सा काले कागज़ या एल्युमिनियम फॉइल से ढक दें। यह सुनिश्चित करें कि ढका हुआ हिस्सा पूरी तरह प्रकाश से दूर रहे, ठीक। तो उसको ढक देना है। एक पत्ती को सेलेक्ट करना है, गमला के एक पत्ती को सेलेक्ट करना है और उसमें एक कागज़ से ढक देना है। एक उस पत्ती में जो एक पत्ता होगा उस पौधे में, उसको कागज़ से ढक देना है, काला कागज़ से। उसके बाद पौधों कागज़ से ढक के जो धागा होगा ना, धागा से बांध देना है ताकि खुले नहीं। पौधों में प्रकाश में रखना है, फिर पौधे को प्रकाश में रखना है। इस पौधे को सूर्य के प्रकाश में 4 से 6 घंटे के लिए रख दें ताकि बाकी हिस्से को पर्याप्त प्रकाश मिल सके और वह प्रकाश संश्लेषण कर सके, ठीक। फिर अगला चरण क्या है प्रयोग विधि में, पत्ती को काटना। समय पूरा होने के बाद उस पत्ती को काट लें और कागज़ जो काला कागज़ होगा हटा दें उसको, ठीक। फिर पत्ती को उबालना है, गर्म पानी को बोले थे ना, स्टोव गर्म पानी में रख के उसको उबालना है, ठीक। पत्ती को सबसे पहले कुछ मिनटों के लिए गर्म पानी में उबालें ताकि वह नरम हो जाए। फिर इसे एथेनॉल में डुबा लें ताकि पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल निकल जाए, यह पत्ती को रंगहीन बना दे, ठीक। पहले क्या करना है, पहले पौधे को तैयार कर लेना है पूरी तरह से। उस पर पौधे के एक पत्ता पे सेलेक्ट करना है, उस पर काला कागज़ बांध देना है। उसके बाद क्या करना है, उस पौधा को 3 से 4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देना है। उसके बाद उस पौधे को वापस लाना है और उस पत्ती को तोड़ लेना है जिसमें आप कागज़ बांधे थे। उसके बाद काला कागज़ को हटाना है और उस पत्ती को गर्म पानी में खौला देना है, गर्म पानी में उसको गर्म कर देना है, ठीक। गर्म पानी में वो उबालने के बाद जो पतवा होगा ना, गर्म पानी में उबालने के बाद जो पतवा होगा उस पतवा को एल्कोहल में डाल दीजिएगा, एल्कोहल में धो दीजिएगा, ठीक। एल्कोहल में डालने के बाद आयोडीन परीक्षण, अगला आयोडीन परीक्षण, ठीक। पत्ती को एल्कोहल से निकाल कर ठंडे पानी से धो लें। जो पत्ती होगा पत्ता, उसको एल्कोहल से निकालने के बाद ठंडा पानी से धो लेना है। उसके बाद अब पत्ती पे आयोडीन का घोल डालना है, जो आयोडीन था उसका घोल डालना है। पत्ती के उन हिस्सों में नीला काला रंग आ जाएगा जहां स्टार्च मौजूद नहीं था, ठीक। जहां स्टार्च मौजूद नहीं था वहां नीला काला रंग आ जाएगा, जो ढका हुआ था, पत्ती का ढका हुआ था, ठीक। देखिए पहले क्या करना है, एक पौधा लेना है। चलिए हम आपको चित्र की मदद से समझाते हैं। पहले एक पौधा ले लेना है, जैसे हम यहाँ पे एक पौधा ले लेते हैं गमला का। ये हो गया हमारा गमला, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है पर कोई बात नहीं। ये हमारा हो गया पौधा। चलिए इसके पत्ते को बना देते हैं। ये हमारा हो गया पौधे का पत्ता। अब आगे क्या करना है देखिए पहले गमला बना लेंगे। हम लोग गमला बना लेते हैं। पहले गमला बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रेट लाइन तो इसमें नहीं लगता है, इसका यूज़ कर लेते हैं। इससे ये हो गया गमला, थोड़ा बहुत ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये होगी हमारा गमला। अब इसके लिए एक आथी चाहिए, पौधों के लिए टेढ़ा मेढ़ा तना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा तना दे देंगे, ठीक। ये इसका पत्ती हो गया। फिर यहाँ से पत्ती दे देंगे, यहाँ से इसका पत्ती दे देंगे, यहाँ से इसका पत्ती दे देंगे, यहाँ से इसका पत्ती दे देंगे, ठीक। अब इस पत्ती पे एक पत्ती से इसको पहले तो इसको ऐसे करने के बाद जो इसका एक पत्ती सेलेक्ट करना है, इसको कागज़ से ढक देना है। आधा भाग को पूरी तरह से कागज़ से ढक देना है। जो काला कागज़ आपको बताया था ना, धागा, काला कागज़ धागा से आधा भाग को पूरी तरह से ढक देना है, ठीक। इस भाग को पूरी तरह से ढक देना है काला कागज़ से, और धागा से इस भाग को पूरी तरह से ढक देना है। ढकने के बाद इसको 3 से 4 घंटों के लिए धूप में छोड़ देना है। 3 से 4 घंटों के लिए धूप में छोड़ देना है। उसके बाद लाना है और इस पत्ती को तोड़ लेना है, इस पत्ती को अलग कर लेना है, ठीक। इस पत्ती को तोड़ लेना है, ठीक। 3 से 4 घंटे धूप में छोड़ने के बाद इस पत्ती को तोड़ लेना है, बाकी सबको हटा देना है, यानी इस पत्ती को सिर्फ तोड़ लेना है। चलिए सिर्फ पत्ती का अगला डायग्राम बनाते हैं, ठीक। सिर्फ पत्ती को तोड़ लेना है। पत्ती कुछ इस प्रकार से होगा हमारा,
इस प्रकार से इधर आधा भाग पे कागज़ से होगा, आधा भाग पे कागज़ था ना, इस प्रकार से हमारा पत्ती होगा। ठीक, पत्ती को तोड़ लेना है, कागज़ को हटा देना है। तोड़ने के बाद इसको एक अथी में उबाल देना है, एक गर्म पानी में उबाल देना है। जैसे हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, इसमें मान लीजिए जैसे पानी है, ये गर्म पानी है, इसमें उबाल देना है आपको। मान लो कि पीछे से नीचे से एक हीटिंग के लिए कुछ भी दे रहे हैं, मान लीजिए स्टोव है नीचे रखा, इससे उबल रहा है। गर्म पानी में उबालने के बाद इसको एथेनॉल में डुबा देना है, इस पत्ती को एथेनॉल में डुबा देना है। ठीक, एथेनॉल से एक बीकर में एथेनॉल डालना है, उसमें पत्ती को डुबा देना है। उसके बाद इसमें आयोडीन का घोल डालना है। आयोडीन का जो घोल होगा, पत्ती पे आयोडीन का घोल डालने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ पे स्टार्च था, देखिए आयोडीन का घोल डालने पर क्या होता है, जिन हिस्सा में देखिए आयोडीन का घोल डालने पर पत्ती के उन हिस्सा का नीला काला रंग आ जाएगा जहाँ स्टार्च मौजूद था। जहाँ भी स्टार्च मौजूद था वहाँ पे नीला काला रंग आ जाएगा। ठीक, परिणाम स्वरूप क्या होता है, आप परिणाम लिख देंगे, फलता है पत्ती का वह हिस्सा जो सूर्य के प्रकाश में था नीला काला हो जाएगा, जो दर्शाता है कि वहाँ स्टार्च बना है। जबकि पत्ती का वह हिस्सा जहाँ काले रंग का कागज़ या फॉयल से ढका था उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, जो यह दर्शाता है कि बिना प्रकाश के स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक, बिना प्रकाश के स्टार्च यानी कि मंड का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक, इस प्रकार से देख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ जैसे काला कागज़ से ढक दिया गया था, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो काला कागज़ से नहीं ढका गया था, देखिए यहाँ से ये सब ढक दिया गया था, तो हरा का हरा ही है। लेकिन जिसको नहीं ढका गया था वो देखिए काला नीला हो गया है ना, इस पत्ती में देख सकते हैं नीला काला हो गया है, क्योंकि वहाँ स्टार्च यानी मंड यानी कि ग्लूकोज का ही एक विस्तृत रूप है, मंड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है। ठीक, निष्कर्षता निकल गया। निष्कर्ष क्या निकला कि परिणाम निकल गया। अब निष्कर्ष निकालेंगे कि यह प्रयोग साबित करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश के बिना पौधा स्टार्च का निर्माण नहीं कर सकता है, जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग प्रमाणित कर देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। जो आपको हम चित्र बना के गमला वाला दिखाए थे, उस प्रकार से चित्र बना दीजिएगा। फिर से आपको चित्र बना के समझा देते हैं, फिर से आपको चित्र बना के दिखा देते हैं। ठीक, इस प्रकार से लास्ट में चित्र बना दीजिएगा। यहाँ पे एक गमला दे दीजिएगा, उसके बाद फिर इस प्रकार से टहनी दे दीजिएगा, यहाँ पे पत्ता दे दीजिएगा, इधर पत्ता दे दीजिएगा, ये भी पत्ता हो गया, ये भी पत्ता दे दीजिएगा, थोड़ा बड़ा पत्ता दीजिएगा इधर। ठीक, इसको आधा ढक दीजिएगा, आधा मतलब कागज़ कलम से बुगाड़ दीजिएगा या फिर पेंसिल से इसको ढक दीजिएगा। ढकने के बाद यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दे दीजिएगा 3 से 4 घंटे के लिए सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। फिर बस इस प्रकार से चित्र बना देना है। ठीक, फिर लास्ट में एक पत्ती का चित्र यहाँ बनाना है। यहाँ बनाने के बाद इस पर कैसे कर देना है, ऐसे देखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ अथी हरा भाग यहाँ लिख दीजिएगा, नीला काला भाग मतलब जिसको ढका हुआ था उसको ये ना ढका था तो ये हो जाएगा हमारा हरा भाग, नॉर्मल भाग। ये जो नहीं ढका था वो हो जाएगा नीला काला भाग, क्योंकि यहाँ स्टार्च का निर्माण हुआ है। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का द एंड होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर का भी द एंड होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, इस चैप्टर का जितना भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच गया है उसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने एक मित्र के पास, कम से कम एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक है, और पिन कमेंट में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। उसी में आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ का सारा स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं जाके पिन कमेंट में लिंक पे क्लिक करके। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।